मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। त्रिशूल ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली पर वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। वो कुंडली आपकी भी हो सकती है। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए किसी की भी एक प्रॉब्लम, लगन कुंडली से बनाऊंगा। देखिए, पूर्ण स्टिक पर तो वर्क कुंडली देखना आवश्यक है, उसके लिए मैं कुंडली लिखता हूं, लेकिन आपका लगन कुंडली से मैं अवश्य मार्गदर्शन करूंगा आपका नंबर आने के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें। अगर खराब लगता है तो डिसलाइक करते हैं, लेकिन कुछ शब्द तो लिख दें ताकि उन आपके शब्दों से मेरा भी मार्गदर्शन हो। मैं आपसे विनम्र आग्रह भी करूंगा कि आप अच्छा समझते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। आज का वीडियो आप अंत तक देखना। दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने बहुत सुना होगा अपने चारों तरफ में भूत प्रेत आदि, प्रेत बाधा आदि आदि। मैं आज उन सब के पत्ते खोल देता हूं वो होती क्या है और हम क्या कहते हैं उसको। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार गुरु पितृदोष का कारण बनता है और शनि यम दोष का कारण बनता है। चंद्रमा और शुक्र जल देवी के दोष का कारण बनते हैं। राहु सर्प और पितृदोष का कारण बनता है। मंगल शाकनी दोष बनता है जो कि आमतौर पर महिलाओं को परेशानी देता है। सूर्य देव देवताओं के विषय में पितृदोष बनता है और बुध कुल देवता का दोष पितृदोष इंगित करता है। साधारण तौर पर हम पितृदोष कह देते हैं या प्रेत बाधा कह देते हैं, लेकिन ये सारे ही उस बाधा के अंग हैं। उसमें हम किसी को नजर लग जाना, किसी का जादू टोना हो जाना, ये भी सभी उसी के अंग हैं। आपने देखा होगा ज्योतिष सिद्धांत ये कहता है, हर ज्योतिषाचार्य बताता है कि राहु हमारी देहली पर वास करता है और जब दिन में होता है तो नकारात्मक शक्तियां प्रभावी नहीं होती। जैसे जैसे अंधेरा होता चला जाता है तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है। शनि राहु केतु ऊपरी हवा के कारक है। इसको कहीं ऊपरी हवा भी कहा जाता है। बोलते हैं ना, ऊपरी हवा लग गई, यानी किसी में भूतनी आ गई, किसी में किस पिशाच आ गया, ये सारे उसी के अंग हैं। तो शनि राहु केतु ऊपरी हवा के कारक है। जब ये किसी विशेष लगन को, शरीर को, लगन शरीर होता है, ज्ञान को, गुरु को और धर्म भाव को पीड़ित करते हैं, उसके साथ साथ अगर किसी कुंडली में द्वैत स्वभाव राशि में भी ये पीड़ित करते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं और इनको ऊपरी हवा का प्रभाव मिल जाता है। चंद्रमा का बल कमजोर हो किसी भी तरह से तो इनकी संभवताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसी को देखते हुए हम विचार करेंगे एक जातक इसी प्रकार से कुछ इसी चीजों में परेशान हो रहा है, उसकी कुंडली क्या कहती है। और दर्शकों, इसमें भी बता दूं, मैं उस बालक की कुंडली का आज आपके सामने दो शब्द बताने जा रहा हूं। विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है। उस बालक ने ना तो अपने पिता को देखा और ना इसके पिता ने उस बालक को देखा। इसकी माता ने उसको जन्म देने से पहले ही इनके पिता कहां अंतर्धान हो गए, ये किसी को आज तक पता नहीं, कोई रहस्य बना हुआ है। यानी जब बालक ने जन्म लिया तो पिता वहां पर उपस्थित नहीं थे और आज बालक की आयु लगभग 29-30 साल हो गई है। अभी भी पता नहीं उनके पिताजी किस हालात में हैं, वो परमात्मा ही जानता है। वो भी योग होता है कुंडली में, मैं वो भी आपको बात बताऊंगा। जरूर मैं आपसे आग्रह करूंगा वीडियो पर अंत तक बने रहें। आज का विषय है जन्म के पूर्व से ही पिता का सुख नहीं। बालक तो गर्भ में था, पैदा हुआ नहीं, उससे पहले ही पिता का सुख गायब हो गया, पता नहीं कहां गायब होगा। प्रबल प्रेत योग है। बालक का जन्म 6 अगस्त 1994 अमावस्या पुष्य शनिवार को हुआ। दर्शकों, अब देखिए, अमावस्या थी उस दिन और शनिवार था। अमावस्या दो बड़ी तगड़ी होती हैं, 2-3 अमावस्याओं को वो तगड़ा कहा जाता है। एक सोमवती अमावस्या, एक बुधवार की अमावस्या और दूसरी ये
नकारात्मक विचार को लेते हुए शनिवार की अमावस्या भी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी शक्तियां इस पर ज्यादा प्रभावी होती हैं। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ, कुंभ लगन के 24 अगस्त शनि विराजमान है, 17 डिग्री पर है। कहने को तो हम ये कहेंगे अब शनि अपनी राशि में शशक योग बना रहा है, लेकिन शनि द्वितीय भाव का भी स्वामी है। आगे देखते हैं क्या शशक योग बना रहा है। तृतीय भाव में केतु 25 डिग्री पर है और चतुर्थ भाव में मंगल 29 डिग्री 29 अंश लेकर मृतांश पे। छठे भाव में चंद्रमा 11 डिग्री, बुध 13 डिग्री, सूर्य 20 डिग्री। चंद्रमा बुध दोनों अस्त है। ध्यान दीजिए दर्शकों, चंद्रमा बुध और सूर्य छठे भाव में है, मतलब सूर्य अस्त हो चुका। इसके जातक के अभिभावक ने, इनके पिताजी तो है नहीं, माताजी है, और ये मामा के ऊपर ही चल रहे हैं। उन्होंने संभवतः जन्म का समय बताया था 8:40 से 9 बजे के आसपास, तो हमने 8:50 को पकड़ा। तो कैसा भी होने दो, लगन तो वही रहेगा जो हमने निकाला है, कुंभ लगन ही रहेगा, लेकिन डिग्रियों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो उस समय सूर्य अस्त हो चुका था और अमावस्या थी। तो छठे भाव में चंद्र और सूर्य का योग बना, अमावस्या योग बना। अष्टम भाव में शुक्र नीच राशि में है। नवम भाव में तुला राशि में राहु 25 डिग्री और गुरु 12 डिग्री 48 मिनट लेकर के विराजमान है। गुरु से 13 डिग्री दूर राहु है। थोड़ा सा प्रभाव है, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं है, क्योंकि 13 डिग्री दूर है। 13 डिग्री तक थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, उसके बाद थोड़ा और कम होता चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह, नवम भाव में तुला राशि का स्वामी शुक्र नीच का है, यानी नवम भाव भाग्य भाव भी है, पिता का भाव भी है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है, तो नवम भाव पिता से संबंध है। पिता का भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, मतलब सुख नहीं मिला। माता का भी सुख नहीं है, क्यों थोड़े दिन मिलेगा, आगे देखते हैं क्या होता है। क्यों वृद्ध अवस्था तो सभी को ही आ जाती है, कैसे भी लगा लो, माता का भी सुख नहीं। और जबकि कुंभ लगन के लिए शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी कारक ग्रह है, और अष्टम भाव में नीच राशि में चला गया। यह ग्रह की स्थिति रही। अभी देखिए दर्शकों, लगन में शनि है, छठे भाव में चंद्रमा, और अगर सप्तम में मंगल, और भाग्येश और अथवा भाग्येश नीच राशि में। क्यों? भाग्य का स्वामी आपकी कुंडली में, यह भाग्य का स्वामी है, पिता से संबंधित है, भाग्य से संबंधित है। इसका स्वामी अगर अष्टम भाव में हो या नीच राशि में हो, तो उसको पिता का सुख ही नहीं होता, पिता का कोई का कारण कुछ भी हो जाए। सूर्य चर राशि में है, जन्म के पिता उपस्थित नहीं थे। क्यों? चर राशि चलायमान है और सूर्य पिता का कारक है। साधारण तौर पर तो ज्योतिषीय कह देता है कि पिता विदेश में थे। विदेश का मतलब है वो वहां पर जब बच्चे ने जन्म लिया उस समय उपस्थित नहीं थे, चाहे कहीं पर भी हो, वो अभी तक जैसे मैंने बताया रहस्य है। तो सूर्य चर राशि में, जन्म के समय पिता नहीं थे। लग्नेश शनि राहु के नक्षत्र में है। दर्शकों, लग्नेश शनि राहु के नक्षत्र में है, शतबीजा नक्षत्र में है, और राहु की पंचम दृष्टि से पीड़ित है। शनि लग्नेश तो है, शशक योग बना रहा है, लेकिन क्या फल देगा शशक योग भाई? शशि द्वादश भाव का भी स्वामी है, अशुभ फल भी देगा। लगन में शनि शशक योग बेशक बनाए, उसके प्रभाव से बालक सुंदर तो होगा, साथ ही शारीरिक मानसिक और रोगों से ग्रस्त होगा, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है। भाई बहन के सुख में वंचित होगा। तीसरी दृष्टि निज दृष्टि से देख रहा है, तृतीय भाव में भाई बहन नहीं होंगे, भाई बहन ऐसे जातक के नहीं होंगे, और हीन भावना का शिकार भी हो जाएगा। पराक्रम कर नहीं सकता। क्यों? पराक्रम भाव को निज दृष्टि से देख रहा है, पराक्रम कर नहीं सकता। शनि वो अलग बात है, केतु है तो थोड़ा सा साहस देगा, लेकिन शनि का प्रभाव है, और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी देगा। दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है, विवाह में विलंब होता है, और कार्य व्यवसाय में झंझट होते हैं। विवाह होगा तो सही, लेकिन विलंब होगा। क्यों? शनि है, करा लेगा, लग्नेश है, विलंब होगा चाहे कैसे भी हो।
अब बात है, अगर शुक्र की बात करें, शुक्र दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और नीच राशि में है। माता पिता के सुख में कमी आएगी, कारण कुछ भी हो। घरेलू सुख साधन में कमी होगी, सुख साधन में कमी होगी, भाग्य का साथ नहीं होगा, धर्म में आस्था कम होगी और स्त्री सुख में परेशानी आएगी। क्यों? पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक भी है, शुक्र भोग विलास का कारक भी है, कमी आएगी। लेकिन यहां पर फिर भी बच्चे को एक क्रेडिट पॉइंट मिल रहा है कि शुक्र उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की कमी नहीं होगी और कुटुंब का भी सहयोग होगा। इसका मतलब शादी होगी, बच्चे भी होंगे। हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो द्वितीय भाव कुटुंब का भी तो है और धन का भी है, और शुक्र उच्च दृष्टि से देख रहा है। शुक्र भाग्येश भी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। बालक का द्वितीय भाव बलवान है, तो कुछ आशाएं की किरण हमारे पास आ जाती हैं। बुध की बात करें तो बुध तो अस्त है, बुध अस्त है तो बुद्धि भी कमजोर हो गई, अंडरस्टूड है। और चंद्रमा भी अस्त है, चंद्रमा मन का कारक है, उसका मन विचलित हो जाता है। तो बुद्धि के लिए एक चंद्रमा भी एक अंग माना जाता है, चंद्रमा अस्त है। दर्शकों, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में है। पत्नी बीमार हो सकती है, अपनों से परेशान होगा, व्यवसाय में कमजोरी आएगी, आर्थिक दशा कमजोर होगी, रोग शत्रु से परेशानी के बाद छुटकारा मिलेगा। सूर्य देगा, सूर्य कोई पीड़ित नहीं है, सूर्य देगा, सूर्य सप्तमेश है, लेकिन परेशानी के बाद देगा, परेशानी हो जाने के बाद देगा। अब इससे ज्यादा और क्या परेशानी होगी। 94 का जन्म है, 30 साल की आयु होगी और अभी तक बालक ऐसे ही घूम रहा है, तो ये परेशानी आई है, आएगी, दशा आएगी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। सूर्य का प्रभाव हमारे ज्योतिषाचार्य या जो हमारे जो मुनि हुए वो कहते हैं परेशानी के बाद अच्छा दिन आएगा, वो भी चलो छुटकारा मिलेगा, वो भी अच्छी एक बात है। अमावस्या योग है, शांति करानी पड़ेगी। चंद्रमा अपनी राशि में है, मामा का पक्ष अच्छा होगा और उसको तो मामा ही देख रहा है। सूर्य भी है, ननिहाल पक्ष से काफी सहायता मिलेगी और उसको कोई सहायता देने वाला भी नहीं है। अब हम बात करें राहु की। राहु भाग्य भाव में है। देखिए, तुला राशि में है, तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र दैत्य गुरु हैं, वो एकदम चालाक हैं। तो राहु गुप्त युक्ति से काम निकालेगा। यहां पर राहु गुप्त युक्ति से काम निकालेगा। भाग में बाधाएं तो आएंगी, परंतु उसको सफलता भी ले जाएगा गुप्त से। पंचम दृष्टि से शनि और लगन को देख रहा है, मन में कमजोरी होगी, दिमाग अस्थिर नहीं होगा। और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, जहां पर दर्शकों देखिए, राहु का फल हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने यह ऐसा कहा है कि अगर राहु तुला राशि में है और नवम दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहा है, तो ऐसे बालक की संतान जो होगी वो तेज तराट होगी, बहुत तेज होगी। मतलब संतान भी देगा राहु। यहां परेशानी तो दे रहा है, संतान भी देगा, कुछ तो दे रहा है, कुछ देगा। हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस कुंडली पे मैंने बहुत ही अध्ययन करने के बाद लगाया तो ये कुंडली, ये बालक, वैसे तो सभी दर्शक मेरे खास हैं, लेकिन इस बालक को मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है। और बता दूं तो इस बालक का जो गांव है वो मेरी ससुराल है और इसके मामा से मेरा अच्छा, वो मेरे अच्छे एक दर्शन है, अच्छा व्यवहार है। तो वो ज्योतिष में अटूट विश्वास रखते हैं और उन्होंने पूजाएं भी आदि की है, उनकी धारणा अच्छी है। तो मेहनत मैंने की, तो राहु यहां पर संतान दे रहा है। अब हमको कुछ काम करना चाहिए। राहु तो दे रहा है, राहु एक तरफ से परेशानी दे रहा है लेकिन संतान भी दे रहा है, लेकिन देगी तो तब ना जब हम कुछ काम करेंगे। आगे केतु को देखें तो केतु थोड़ा साहसी भी बनाता है, हिम्मत भी बनाता है और यहां पर पंचम दृष्टि से उसको जीवन साथी की भी चिंता रहती है, भाग्य में अवरोध देता है और नवम दृष्टि से अचानक लाभ भी होता है। ये मैंने ग्रहों का आपको बताया। दर्शकों, मैंने इस कुंडली का थोड़ा सा एनालिसिस किया। अशुभ दशाएं कब कब आई। जातक का पुष्प नक्षत्र है, शनि की दशा चल रही थी। शनि की महादशा 16/7/2002 तक रही। शनि शतभिजा नक्षत्र में है और राहु से पीड़ित है। शनि क्योंकि राहु का प्रभाव है,
उसमें राहु की अंतर्दशा 27/2/97 से 4/1/2000 तक रही। राहु विशाखा नक्षत्र में है, राहु विशाखा नक्षत्र में है और गुरु स्वाति नक्षत्र में, दोनों का नक्षत्र आपस में समझौता है। गुरु स्वाति में है तो राहु विशाखा नक्षत्र में है। भाई तुम मेरा नक्षत्र खराब मत करो, मैं तुम्हारा खराब नहीं करूं। ये नक्षत्र परिवर्तन योग भी शुभ मिल रहा है। फिर चंद्र की प्रत्यंतर दशाई 99 तक रही, मंगल की प्रत्यंतर दशाई थी। इसी बीच में क्योंकि चंद्रमा भी अस्त है, मनोबल कमजोर है और अशुभ दशा आने से जातक को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही, कुछ ऊपरी हवा की दिक्कत आई। तो मेरा यह ऐसा मानना है, अब जब जातक 94 यानी 5-6-7 साल का ही था, 5-6 साल का ही था, तब से उसका बचपन तो बहुत अच्छा था, लेकिन तब से धीरे धीरे ऐसी होती रही। और फिर अभी केतु की महादशा आ गई 18/7/19 से 18/7/26 तक, ये भी खराब, केतु की भी खराब है, भाग्य की हानि कर रही है, पूर्व को पीड़ित कर रही है। तो दर्शकों, मैंने ऐसा इसका निष्कर्ष निकाला कि इनके पूर्वज तो अशुभ योनि में हैं ही, और जातक का जन्म शनिवारी अमावस्या का हुआ और पूर्ण रूप से राहु द्वारा प्रभावित कुंडली है। पिता जन्म के समय पर साथ में नहीं थे और अभी भी पता नहीं कहां हैं। तो ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा मैंने अध्ययन निकाला है, इनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया, विधिवत उनके जो श्राद्ध आदि कर्म है वो नहीं किए और पूरे बालक के ऊपर पूरा प्रभाव आ गया। तो इस तरह से बालक को ये समस्याएं आ गई। और देखिए दर्शकों, आज है कौन, एक ये बच्चा है, एक इसकी मां है और इसके केयर टेकर में इसके मामा जी हैं, वो देख रेख कर रहे हैं और ये इतना बड़ा भी हो गया देख रेख में। आप यह अंदाजा लगा के सोचिए, जिस बालक का जब जन्म हुआ घर में, बालक का जन्म घर में हुआ और उसके पिता उससे कुछ दिन पहले गायब हो गए और पता नहीं कहां चले गए। यानी ये विधाता का लिखा हुआ लेख है जो इसी तरह से लेख में आया। और आप अंदाजा लगा सकते हो ऐसे बच्चे की मां की क्या हालत होगी, कैसे होगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं भगवान कहीं ना कहीं से देता है, तो इनके मामा का इनको सहारा मिला, उससे बच्चा अभी तक ये इतना बड़ा हुआ, फूला फूला। तो कहीं ना कहीं भगवान कहीं ना कहीं डोर बांध देता है। तो मैंने आज इस बालक की कुंडली का आपके सामने बताया। अब इसके उपाय के लिए मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। भाई नारायण बलि श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, और क्योंकि राहु का प्रभाव है लगन पर है, राहु के उपाय करने पड़ेंगे, पितरों के श्राद्ध आदि करने पड़ेंगे। और भागवती लाकट बुध को भी बलवान करना पड़ेगा। बुध और शनि का हम डालते हैं तो कहीं न संपुट नहीं डाल देते, तो साथ में शुक्र का भी, यानी बुध शुक्र शनि का तीनों का गले में डाल लो और राहु की शांति कीजिए, राहु के उपाय कीजिए, राहु के उपाय कीजिए, राहु के उपाय कीजिए। सूर्य को बलवान कीजिए, गुरु को बलवान कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को गुरु को बलवान करने के लिए आप रात को पीला बल्ब लगाकर भी घर में सो सकते हैं, क्योंकि रत्न तो धारण नहीं किया जा सकता। हाँ, गुरु के लिए और एक अच्छा उपाय है, एक अच्छा उपाय है, हर गुरुवार को गाय को रोटी दें और शुक्र को भी बलवान कीजिए, नीचे स्थित है। और शुक्रवार को भी अपने खाने, अपना ग्रास निकालने से पहले गाय को जितने भी है 1/4 कुछ भी, एक रोटी गाय को गुरुवार को और शुक्रवार को अवश्य दें और पितरों की शांति कराएं और भागवती लाकट पहने। मैं कहता हूं बच्चे को कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होगा। दर्शकों, मैंने होनहार बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है, इकलौता बच्चा है, मां की आंखों का तारा है। सभी बच्चे मां बाप की आंखों के तारे होते हैं, लेकिन इस परेशानी में जो जन्म लिया है तो उसमें आप समझ सकते हैं। मैंने उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं कि ऐसा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है? मैंने आज आपको कितने दोष होते हैं, ऊपरी हवा में कौन कौन सा जो ग्रह क्या क्या देता है उनके बारे में बता दिया। साधारण तौर पर हम तो कह देते हैं पितृदोष है, पितरों की मुक्ति नहीं, लेकिन इस तरह से है। और आपने भी अपने समाज में भी ऐसा देखा होगा, कहीं ना कहीं ऊपरी हवा भूत प्रेत होते हैं, वो इन्हीं की एक शाखा है, इन्हीं का यौन है जो मैंने आपको बता दिया। शक्नि योग हो गया, जलदेवी योग हो गया, प्रेत योग हो गया, सारे उसी के ही है। चंडाल योग, वंडाल योग सब उन्हीं की देन है। ऊपरी हवा ही उसको बोला जाता है और उसके राहु और शनि और केतु उसके कारक है।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष हास्य पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। गुण मिलान करने के लिए फिर बिना किसी शुल्क के आसान करता मिल सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब रहता है कि मेरा मनोबल ऊंचा और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।